तो हम कर रहे हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में ध्यान से सुने। कुछ एक प्रॉब्लम भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड हम, ताकि अप्लाई करना आपको अच्छे से आ जाए। आसान प्रॉब्लम भी होंगी, मुश्किल भी होंगी, अप्लाई करना ही अच्छे से अगर आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा लॉ है जो कि पूरी फिजिक्स में हमारी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप अच्छे से जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। एफ क्या था, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर कोई बोले यार एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट ही नहीं कर रही है भाई, तो एफ जीरो हो गया बेटा, मतलब डी पी अपॉन डी टी जीरो। तो हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमारे पास सबसे पहले आ गया कि अगर एफ डी पी अपॉन डी टी के बराबर है, और कोई आपसे बोलता है भाई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट ही नहीं कर रही है, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो तो डी पी अपॉन डी टी जीरो हो गया बेटा। और डी पी अपॉन डी टी जीरो होने का मतलब किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का या जीरो का। या तो मोमेंटम जीरो है या फिर कांस्टेंट रहेगी। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, या ऐसा बोलो कंजर्व रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं किया जा सकता अगर एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे, ऐसा बोल गया बेटा है, और बिल्कुल सही बोल गया। मान लो तुम सभी लोग बस के अंदर बैठे हो, और मैंने पहले भी एग्जांपल आपको दिया था, बस के अंदर बैठे हो, बस का ड्राइवर क्या बोल रहा है जी, बस का ड्राइवर बोल रहा है कि ऐसा करो भाई, धक्का मारो बस को और ये नहीं चलने वाली। और तुम सभी लोगों को धक्का मारने के लिए कहोगे अपने अपनी सीट पे बैठ के आके टांग से लात मारो अगली सीट पे, या हाथ से, जैसे ही मैं लगा सकते थे, बस चलेगी क्या? क्यों? वो इंटरनल फोर्स है भाई। आगे फोर्स लगाओगे तो तुम पीछे की तरफ भी एक्शन आगे हो तो रिएक्शन पीछे भी एक्ट करेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। सिस्टम के अंदर से फोर्स लगाओगे वो इंटरनल फोर्स है, वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। पर बाहर उतर के अगर चार लोग भी फोर्स लगाएंगे ना बेटा, तो फिर ग्राउंड से आएगी वो फोर्स, वो मोमेंटम को बदल सकती है। तो ये बिल्कुल ट्रूथ है। तो जब भी कभी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग जीरो, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। ये इसकी स्टेटमेंट आ गई। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। लिख लिया? लिख तो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व बेटा। मान लो ये मास m1 तुम्हारे पास है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, u1। ये मास m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। और क्या हुआ कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तब तो टकराएगा इससे आके। अगर u1 u2 से बड़ा होगा तो कोलाइड करेगा। और यहां जैसे दोनों का कोलिजन हो गया, जब बेटा कोलिजन हुआ ना, तो पहले ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, दूसरे ने पहले के ऊपर फोर्स लगाई, एक्शन एंड रिएक्शन। पर वो तो इंटरनल फोर्स है यार, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आई। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगी तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2। और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, m1 चलने लगा v1 वेलोसिटी से, m2 चलने लगा v2 वेलोसिटी से, तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 बेटा। क्या देख पा रहे हो, सिर पे वेक्टर लगा हुआ है। अगर एक ही डायरेक्शन में फिर तो r मैक्स a प्लस b, फिर तो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। पर बेटा इनके बीच में अगर कुछ एंगल हुआ, ये इधर को जा रहा था वो कहीं और, मतलब इनके बीच में एंगल हुआ, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन का यूज करना पड़ सकता है तुम्हें, है ना। फिलहाल मैंने m1 u1 प्लस m2 v2 इसको m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर सिर पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको भी इस तरफ ले जाऊं इक्वलिटी के, और इसको भी इस तरफ ले जाऊं, तो बनेगा m1 v1 माइनस m1 u1 डेल्टा p1, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 v2 माइनस m2 v2 डेल्टा p2, डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक स्टेटमेंट हमारे पास मैथमेटिकल बन गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा, डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इक्वल टू 0। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट तैयार हो गई। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी बोटिंग की है? बोट में बैठे हो? बोट में जब आप रिपोर्टिंग नहीं भाई, बोटिंग है बोले रिपोर्टिंग तो बहुत की मैंने। तो बोट में जब आप बैठते हो और एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने लगते हो, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ याद हो क्या हुआ था? वाह, तो बड़ी तगड़ी ऑब्जर्वर है मेरे को तो पता नहीं था है पानी क्या किधर को डिस्प्लेस होता? पानी पीछे आता है? नहीं नहीं, बोट खड़ी हुई है, खड़ी बोट पे तू एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, सीट चेंज कर रहा है। कोई किसी को याद हो के क्या हुआ था? अच्छा, हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है ना, ऐसे लगता है ऐसे बोट हिल रही है जब, हाँ, जब आप आगे जाओगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आप बोट के अंदर हो, तो बोट और आपका एक सिस्टम बन चुका है। इफ यू आर एक्वायरिंग लीनियर मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम एक्वायर करेगी। क्यों? इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, तुम भी रेस्ट पे और बोट भी रेस्ट पे। इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो। लेकिन तुमने अगर मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्वायर कर लिया तो बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्वायर करेगी उतना ही जितना तुमने एक्वायर किया, सो दैट नेट मोमेंटम इज अगेन जीरो। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। चलो आगे। लो भाई, कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है कुछ ऐसा जी। A bomb of mass m explode in two parts. One part having mass m/3, पहले का मास कितना? m/3, तो दूसरे का कितना हो गया? m माइनस m/3, मतलब 2m/3 हो गया दूसरे का मास। ठीक है। फ्लाई ऑफ विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ अदर पार्ट। एक पार्ट की उसने स्पीड हमें बता दी, दूसरे की आपको बतानी है। आप बॉम्ब फोड़ने के लिए कोई अंदर थोड़ा घुसता है बॉम्ब में, यार अंदर जाऊंगा, बोले वहां से फोड़ूंगा जाके, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, ये अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से फटा है। मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन कितना है? पहले बॉम्ब रेस्ट में था, u जीरो, m इंटू यू, m इंटू जीरो जीरो, और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी जीरो ही होना चाहिए। निकालो शाबाश जल्दी से। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पे एक्ट नहीं की है। कितना बेटा? -50। -50 कितना गया तेरा और किसका? आसान है बेटा, करो तो सही यार, हिम्मत हिम्मत तो क्या करो। जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो, बाद में m/3 इंटू 100 है ना बेटा, इसका m/3 इंटू 100 और दूसरे का 2m/3 इंटू v2 प्लस ऐड कर दिया मैंने। अगर मैंने ऐड कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? v2 आ जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब समझते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो 2m/3 पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, ताकि मोमेंटम फिर से जीरो हो जाए। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और वेक्टर एडिशन होगी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का मोमेंटम अगर सेम होगा तो जीरो हो लिया फिर से। तो इनिशियल मोमेंटम जितना होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। सिंपल सा प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती है जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है ना बेटा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, इंटरनल फोर्स होती है सिर्फ, और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
क्या मैं आगे चलूं? अगला एग्जांपल देखें बेटा। A bomb of mass m explode in 3 equal parts. m, m और m 3 इक्वल पार्ट में। ये ऐसा बोला कि अगर इनिशियल मास m था तो एक m/3, दूसरा भी m/3, तीसरा भी m/3 बेटा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। Two of them fly perpendicular to each other with speed v। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, स्पीड थी v। फाइंड स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट। अब भी इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा? 0। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम अभी भी 0 था। बॉम्ब एक्सप्लोजन में कभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा। ये मास m था बेटा। क्या क्वेश्चन लिख लिया? तो ये मास m/3, ये वाला मास m/3 बेटा, ये वाला मास भी m/3 और ये वाला मास भी m/3। कोई दिक्कत इसमें बेटा? दो मासेस के तब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर गए तो कितनी वेलोसिटी v, तो मोमेंटम कितना हो गया बेटा? m/3 इंटू वी हो गया। और इसका मोमेंटम कितना हो गया? mv/3 इंटू वी हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? बोलो। √2 इंटू m/3 इंटू वी। क्यों? अगर दो वेक्टर इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड हो और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो एंगल, तो रिजल्टेंट आता है a² + a² अंडर √2a। वही तो किया हमने, √2 इंटू mv था mv/3। या ऐसा बोलो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बस उसका अंडर रूट बेटा। a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 तो 0 होगा ना। इसका मोमेंटम कितना आ गया? m/3 इंटू बी। इसका मोमेंटम बेटा m/3 इंटू बी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? mv/3 का होल स्क्वायर प्लस mv/3 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्यों? 2ab cos 90। cos 90 0 हो जाएगा। देखना दोनों के बीच का एंगल क्या 90 है ना बेटा। तो a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 0, तो यही बचा बस। अब mv/3 होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो और बाहर क्या निकल आएगा? सिर्फ mv/3 निकलेगा। अंदर क्या बच गया? 1 + 1, 1 इसका और 1 इसका, √2। तो √2 इंटू mv/3, ये आपका रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम दोनों का आ गया। आया बेटा? जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर गए थे उसका मोमेंटम आ गया √2 इंटू mv/3 आ गया। तो अगर मोमेंटम आपके पास आ गया तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। फाइनल भी 0 होना चाहिए। ये क्या आ गया? √2 इंटू mv/3। और इसकी वेलोसिटी क्या है? मान लो इसकी वेलोसिटी है v3 या v', तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? m/3 इंटू v' प्लस m/3 इंटू v' बेटा इक्वल 0। यही आएगा ना। मैं वेक्टर लगा देता हूं ऊपर, तो v' आपके पास आ गया, m/3 कैंसिल, √2 v के बराबर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब समझते हो? ऑपोजिट डायरेक्शन। जिधर को ये जा रहा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में तीसरा मास आएगा। मोमेंटम कंजर्व कर दिया हमने। इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था, फाइनल भी 0 ही आना चाहिए। दो का हमें दिया था, उनका रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर दिया। जो तीसरा था उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मोमेंटम के साथ हो जाएगा तो नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा भाई। v' आ गया √2v के बराबर। कुछ नहीं पता चले तो बोलना बेटा। क्या इतना सबको समझ में आएगा बच्चों? चलो आगे। चलो भाई आगे चलते हैं।
A bomb of mass 2m is projected with speed u. तो यहां से उसको फेंका गया u स्पीड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए. फिर क्या बोलता है? मेक इन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट. जब पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा? सबको पता ना, u cos थीटा होती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इट एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. वो 2 इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड कर गया. वन पार्ट ड्रॉप्स डाउन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप डाउन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. एक पार्ट नीचे की तरफ ड्रॉप कर गया. कहते तो दूसरे की वेलोसिटी बताओ क्या होगी. क्वेश्चन लिख लो बेटा, फिर सॉल्यूशन देखते हैं. बॉम्ब हाँ बेटा. u raised per n, u raised per n, n u raised per n minus 1 into d by dx of x minus 2. u raised per n बेटा, d by dx of u raised per n is n u raised per n minus 1 into du upon dx. ये u आ गया x minus 2 तरह. क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया? मैं करवाता हूँ तेरे को, तू ये वाला क्वेश्चन कर ले. तो ये बोलता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा 2m मास तो एक्सप्लोड कर गया. इसका मास 2m और वेलोसिटी u cos थीटा. तो बेटा इनिशियल मोमेंटम अब 0 नहीं है. अब इनिशियल मोमेंटम कितना है? 2m इंटू बोलो 2m इंटू u cos थीटा. और एक्सप्लोजन के बाद एक मास तो बेचारा नीचे गिर गया, उसका मोमेंटम 0 है. दूसरा मास आगे गया, मान लो v डैश वेलोसिटी के पास. तो क्या करूंगा? 2m इंटू u cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू v डैश. काम खत्म. एक लाइन में आंसर है हमारा. तो आप क्या करोगे? आप करोगे कुछ ऐसा, 2m u cos थीटा इनिशियल मोमेंटम, और एक्सप्लोजन के बाद एक का 0 है तो 0 आ गया m इंटू 0. दूसरे का v डैश तो m इंटू v डैश. v डैश आ गया बेटा 2u cos थीटा. दो लाइनों के सारे क्वेश्चन है. पर आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिजन के टाइम में या बॉम्ब एक्सप्लोजन के टाइम में सिर्फ इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व रहती हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है. और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो मजे से अप्लाई करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. आ रहा है ना बेटा समझ में? पता चल रहा है सबको? कुछ नहीं पता चले तो बोलना भाई. गुरुजी आ रहा है समझ में? समझ में आ गया बेटा सबकी? आगे चलो. सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के चले में. और अब क्वेश्चन आ रहे हैं जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई करना है. बैलिस्टिक पेंडुलम बोलते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग. क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक पेंडुलम. होता क्या है? होता यह है कि एक स्ट्रिंग से आपने भाई एक स्ट्रिंग से आपने एक वुडन ब्लॉक हैंग किया हुआ. ये क्या है? वुडन ब्लॉक. ये क्या है जी? वुडन ब्लॉक. चलो बढ़िया हो गया जी, वुडन ब्लॉक हो गया. ये क्या है फिर? ये बुलेट है बेटा. गोली गोली बुलेट. ये क्या है? बुलेट. और बुलेट कितनी वेलोसिटी से तुमने फायर की? u वेलोसिटी से. तो अभी सिर्फ बुलेट के पास वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ब्लॉक रेस्ट में है, u2 0 है. लेकिन जैसे ही ये बुलेट जाके वुडन ब्लॉक के अंदर घुसी, एम्बेड हो जाएगी बेटा. ये वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाएगी उसके. और अंदर घुस गई तो अब टोटल मास क्या हो गया? कैपिटल M प्लस स्मॉल m. बुलेट का मास स्मॉल m था,
ब्लॉक का मास कैपिटल एम था, टोटल मास हो गया कैपिटल एम प्लस, और दोनों इकट्ठे चलना शुरू हो जाएंगे। मान लो वेलोसिटी v है, तो आपने करना क्या है, कोलिजन हुआ है ना, देखो बॉम्ब एक्सप्लोजन हो, कोलिजन हो, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आई, आपस का मामला है इनका, बुलेट ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने बुलेट के ऊपर लगाई, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आई ना, तो आप मोमेंटम कंजर्व करिए। इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम यू, इसका जीरो था बेटा, और फाइनल मोमेंटम क्या है, एम प्लस एम इंटू वी, कर दो भाई इक्वेट, एम इंटू यू प्लस जीरो इसका इक्वल कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी, यहां से वी निकला है। तो जब भी कभी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो और कोलिजन का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए वो आपस की इंटरनल फोर्स होती है, वहाँ जो इंटरनल फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट रहती है, मतलब हमेशा आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज कर पाओगे जब भी कोलिजन होगा, जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन होगा या कोलिजन होगा, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फर्स्ट ऑप्शन के लिए रखो, उससे आपका आंसर आएगा। याद रहेगा बेटा, बॉम्ब एक्सप्लोजन का कोई क्वेश्चन आए या कोलिजन का कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन आपसे पूछता है यार हाइट, अब देखो चल पड़ा ना बेटा, चल पड़ा तो ऊपर जाके कहीं रुकेगा अभी तो सही है ना, यहां जाके रुक गया तो यार एच हाइट पूछ रहा है, वो क्या एच हाइट बताओ कितनी होगी। अब इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो वी तो आ गया ना बेटा। अब यहां क्या बोलूंगा, यहां इसके पास है काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं है, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच, एम प्लस एम कैंसिल, एच आ गया बेटा वी स्क्वायर बाय टू जी, वी की वैल्यू यहाँ है आपके पास, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एच निकल आया। यहाँ दो लॉ लगे हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यूजुअली कोलिजन की और बॉम्ब एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम ऐसी ही होती है, या तो सिंपल एक ही लॉ से, सबसे पहले ऑप्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो अप्लाई करना है, उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत कसर बची तो उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दो, निकलेगी प्रॉब्लम, मतलब ही नहीं कि ना निकले, ठीक है। बॉम्ब याद रखना, बॉम्ब एक्सप्लोजन और कोलिजन की प्रॉब्लम में सबसे पहला काम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उससे अगर प्रॉब्लम में रहता है कि यार अभी आंसर आया नहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई कर दो बेटा। मैं बताता हूँ, ये दो तीन एग्जांपल और है, खत्म कर लूँ, रिकॉर्डिंग चली हुई एक्चुअली, फिर उसके बाद बंद करके फिर करवाता हूँ। एच आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलो आगे, सबने कर लिया, चलो ये बाद में करवाता हूँ। ये देखो एक क्वेश्चन और करो, अ स्मॉल क्यूब ऑफ मास स्मॉल एम, ये वाला बेटा, अ स्मॉल क्यूब ऑफ मास स्मॉल एम स्लाइड डाउन अ सर्कुलर पाथ, ये कहता है सर्कुलर पाथ है, कैसा जी, सर्कुलर पाथ है ऐसा, स्लाइड्स डाउन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिलर, ठीक है बेटा, कट इनटू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ मास एम, ये लार्ज ब्लॉक है और इसका मास क्या है, कैपिटल एम, ये स्मॉल एम आ गया, कैपिटल एम आ गया, कैपिटल एम रेस्ट ऑन टेबल, ये टेबल पे रेस्ट कर रहा है और फ्रिक्शन कोई नहीं है, मा कैपिटल एम रेस्ट ऑन अ टेबल एंड बोथ ब्लॉक्स मूव विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, द ब्लॉक्स इनिशियली आर एट रेस्ट, शुरुआत में ये यहां पे रेस्ट में था, फ्रिक्शन कोई नहीं है, और हमने थोड़ी देर में क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, द ब्लॉक्स इनिशियली आर एट रेस्ट एंड एम स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द पाथ, यहां से स्टार्ट हुआ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द क्यूब एज इट लीव्स द ब्लॉक, ये नीचे की तरफ आएगा और यहां पहुंच जाएगा और यहां से लीव कर जाएगा, ऐसे जब लीव करेगा तो मान लो इसकी वेलोसिटी v है, कहता वो वेलोसिटी फाइंड आउट करो, पहले दोनों रेस्ट में थे,
ब्लॉक लीव करेगा तो वी वेलोसिटी आगे शो की, ये पीछे को क्यों शो कर दी बेटा तुम बताओगे? केप्लैन मास पीछे को मैंने यू वेलोसिटी जाता हुआ शो किया, क्यों? बोलो शाबाश। जैसे ये ब्लॉक मैंने यहां को शो किया वी वेलोसिटी जाता हुआ, केप्लैन पीछे को शो किया यू वेलोसिटी जाता हुआ। क्या लॉजिक बेटा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, कोई नहीं है? आप ये बोलिए ना कि यहां मोमेंटम क्या था, जीरो। अरे बोट में भी तो ऐसे हुआ था यार इनिशियली। हाँ तुम आगे जाओगे तो वो पीछे जाएगी बोट, ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये वाला मास क्यूब आगे जाएगा तो ब्लॉक पीछे जाएगा। मैंने बोला अगर ये वी वेलोसिटी से आगे गया तो वो यू वेलोसिटी से पीछे जाएगा। पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे समझाऊं। समझाना क्या, हो गया क्वेश्चन बस। दो लॉ लगने हैं अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमसे वी पूछता है कि जब क्यूब इस ब्लॉक को लीव करेगा तो कितनी वेलोसिटी से लीव करेगा। ये डायग्राम आपको खुद बनाना होगा, मैंने बना के रखा है ना, आपको खुद बनाना होगा। आपको सिर्फ इतना डायग्राम दिया होता है, उसके बाद आपका दिमाग चलना चाहिए। बॉस ये आगे जाएगा अगर वी वेलोसिटी से तो ये भी पीछे को जाएगा ताकि लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे। तो पहले अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो। क्यूब भी रेस्ट में और ब्लॉक भी रेस्ट में। बाद में क्या आएगा, एम वी माइनस कैपिटल एम यू। अगर आगे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव तो पीछे वाले नेगेटिव ले लूंगा। ऐसा आप कर सकते हो, जीरो इक्वल टू एम इंटू वी माइनस कैपिटल एम इंटू यू। क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, लेकिन अगर आपने वेक्टर फॉर्म लिखना बेटा तो वेक्टर लगाओ और प्लस साइन लगाओ, वो अपने आप बताएगा कि यू नेगेटिव आएगा, वी से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप वेक्टर लगाओगे तो यू आ गया माइनस एम वी अपॉन एम। माइनस का मतलब जिस डायरेक्शन में वी है उससे उल्टी डायरेक्शन में यू है। अगर आप बोलोगे मुझे पता है यार ये तो होता है, मोमेंटम जीरो होना है तो एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे आएगा, तो आप मैग्नीट्यूड लिखिए बस, उससे भी सेम आएगा। एम यू इक्वल टू कैपिटल एम, एम वी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू यू। तो आपके पास कितना यू कितना आ गया बेटा, एम इंटू वी अपॉन कैपिटल एम। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा सिर्फ, या वेक्टर फॉर्म में आ गया तो आपकी मर्जी है। जीरो इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वी प्लस कैपिटल एम इंटू यू, और यहां से यू निकाला तो माइनस स्मॉल एम इंटू वी अपॉन कैपिटल एम। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, एम वी अपॉन एम। मैग्नीट्यूड में तो माइनस साइन नहीं लगेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आपको पता चल गया कि भाई एक मास अगर आगे जाएगा तो दूसरा पीछे आएगा। अब मुझे तो वी फाइंड आउट करना है, यू वैसे अननोन है, तो इसका मतलब एक लॉ देखो ना बेटा, यू तो आ गया मेरे पास, पर फाइनली फाइंड आउट तो वी करना ना, और यू गायब करना होगा, है ना। तो यू यहां से गायब करके वी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक लॉ और लगाना होगा और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकल आते हैं, पर अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो एक लॉ और लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोलिए काम। तो अब देखो क्या होगा, ये मास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा है, और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ऐसे ऐसे। कितना आर हाइट नीचे आया होगा ये ब्लॉक, ये आर हाइट नीचे, ये देखो ना बेटा, ये आर ये भी आर, तो यहां से होता हुआ आर हाइट नीचे आया ये, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने से डिक्रीज होगी, mgr से डिक्रीज हुई ना बेटा। नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ आया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ऊपर नहीं जा रहा नीचे आ रहा है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने आ गया, mgr। अरे कहीं तो जाएगी वो एनर्जी, बेकार थोड़ा जाएगी। mgr जो थी वो कैसे कैसे यूज हुई, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर।
डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। काम खत्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो mgr डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास। u की वैल्यू डालो बेटा, इसमें सॉल्व करो और आपके पास v आ जाएगा 2gr डिवाइड बाई 1 प्लस m/m। डालो इसमें, वो v u की वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड डालना बस, u का मैग्नीट्यूड डालो इसमें, ठीक है। वैसे स्केयर है, माइनस भी डालोगे तो पॉजिटिव भी आना है, और v निकालिए, ये v आएगा 2gr डिवाइड बाई 1 प्लस m/m। तो बार बार हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब ये मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, एक दूसरे जो हमने, ये भी इसके पहले वाला भी आसान नहीं था, लेकिन इसमें मुश्किल है क्या है, जब पता चल गया हमें कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं या एक दूसरे को छोड़ के जा रही हैं, इनिशियल मोमेंटम पता है, फाइनल मोमेंटम क्या हम गेस कर सकते हैं, तो यही तो बोलना है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा भाई। इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा। उससे अगर क्वेश्चन निकला है तो बहुत बढ़िया, अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दो, कसर खत्म हो जाएगी। दो लॉ से सारी प्रॉब्लम निकल आती हैं, अगर प्रॉब्लम मुश्किल है तो, नहीं तो एक से निकल आती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सफिशिएंट होता है यूजुअली जो आसान प्रॉब्लम होती है उनको करने के लिए, उसी से आंसर आता है। तो कोलिजन हो या बॉम्ब एक्सप्लोजन हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला काम करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करिए, उससे आपका आंसर जरूर आएगा। नहीं अगर थोड़ी बहुत कसर रहती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई कर दो, आंसर पक्का आएगा। हो गया बच्चों? हो गया? सबका हो गया बेटा? बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है और मुश्किल भी है, लेकिन जब कर लोगे तो तुम्हें देखना क्या क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है। तो एक बार कॉन्सेप्ट है इसमें एक इन्वॉल्व, वो ध्यान से समझना। ये दो मास है बेटा, एक m है एक 2m है, इसको हमने कुछ इम्पल्स दी। इम्पल्स क्या होती है? अब फोर्स इंटू टाइम के प्रोडक्ट को बोलते हैं, एफ इंटू टी के प्रोडक्ट को इम्पल्स बोलते हैं बेटा। और एफ इंटू टी क्या होता है? एफ था डी पी अपॉन डी टी, है ना बेटा? तो एफ इंटू डी टी क्या हो जाएगा? डी पी। हाँ तो ये तो है इम्पल्स, जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम इम्पल्स होता है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इसको कुछ इम्पल्स दिए हमने जे, और ये मास चलना शुरू हो गया। जब ये मास चलेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगी और इस डायरेक्शन में टेंशन लगाएगा और इस मास को धक्का मारेगा। अब ये मास की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई और ये स्प्रिंग जैसे कंप्रेस हुआ तो कंप्रेस होने से मना करेगा, इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा। फाइनली होगा क्या? ये आगे आता जाएगा, ये मास आगे बढ़ेगा और एक से जाएगी जब कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी होगी। ये फंडा है इसमें, देखिए ना, ध्यान सुनना। ये मास को धक्का मारा, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मान लो इसकी वेलोसिटी है v0। v0 की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, टेंशन जनरेट हुई, टेंशन इधर, इसमें इधर को, इसमें इधर को, कंप्रेस हो रहा ना बेटा। तो ये अगले मास को वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी कम होना शुरू हो जाएगी और एक से जाएगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जब सेम हो जाएगी ना तो मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस हो चुका होगा स्प्रिंग में। और ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो बताओ। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, प्रॉब्लम मैंने जो समझाई वही क्वेश्चन में है सारा, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे समझाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रॉब्लम है।
two blocks of mass m and 2m are connected by a relaxed spring with force constant K. The blocks rest on a smooth horizontal table. At t equal to 0, the block on the left is given a sharp impulse J toward the right, and the blocks begin to slide along the table. Find the maximum compression produced in the spring. Find the maximum compression produced in the spring, beta. क्या आपने प्रॉब्लम नोट कर ली? जे क्या होता है? इंपल्स एफ इंटू टी इक्वल चेंज इन मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका? 0. और मान लो इसकी वेलोसिटी आ गई वी नॉट, तो एम इंटू वी नॉट होगा जी. मतलब वी नॉट की जरूरत पड़े तो जे अपॉन एम लिखा जा सकता है. ये जे अपॉन एम इंटू वी नॉट. चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि फाइनल मोमेंटम था एम वी नॉट, इनिशियल था 0, तो चेंज क्या होगा? एम वी नॉट माइनस 0. एम वी नॉट जे इक्वल टू एम वी नॉट. वी नॉट की जरूरत पड़ेगी तो यहां से ले लेंगे हम लोग. तो इनिशियली सिर्फ इसके पास मोमेंटम था बेटा कितना? एम वी नॉट, राइट. लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया और उस टाइम इसकी भी वेलोसिटी v होगी और इसकी वेलोसिटी v, या vc बोल दो, जो कॉमन वेलोसिटी है vc, इसकी भी vc और अगले वाले की भी vc. यही होगा बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा. ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करें. तो जब आप मोमेंटम कंजर्व करोगे, क्योंकि बाहर से ये इंपल्स जो हमने एग्जर्ट किया है उसने सिर्फ इसको क्या दिया है? वेलोसिटी प्रोवाइड हुई है. तो देखिए क्या होगा एट मैक्सिमम कंप्रेशन. ठीक है, बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम क्या था बेटा? एम वी नॉट, उस इंपल्स की वजह से. फाइनल क्या होगा? इसकी वेलोसिटी भी वी सी, इसकी वेलोसिटी भी वी सी. एम इंटू वी सी प्लस 2m इंटू वी सी, 3m इंटू वी सी. तो आप बोलोगे m इंटू वी नॉट, क्या बेटा? m इंटू वी नॉट इक्वल टू 3m इंटू वी सी. एक इक्वेशन ये बन गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. पर इससे बात नहीं बनी अभी. नहीं बने बात तो एक और लॉ अप्लाई कर दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो कैसे? शुरुआत में कितनी एनर्जी होगी इसके पास? हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर है ना बेटा. बाद में कितनी एनर्जी होगी? हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू वी सी स्क्वायर. तो क्या लिखता हूं? हाफ 3m इंटू वी सी स्क्वायर. और क्या? स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है एक्स डिस्टेंस से. कितनी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर. तो मैं बोलूंगा जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल एनर्जी थी, बाद में हाफ 3m इंटू वी सी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. सॉल्व कर लो इनको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. एक्स आ जाएगा आपके पास इतना, वी नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दो जे अपॉन एम, एक्स आ गया आपके पास जे अपॉन एम 3m अपॉन 2. बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आपके पास कोलिजन या इंपल्सिव फोर्स या कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल आता है तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही अप्लाई करना है, उससे आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम हुई तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई करना पड़ सकता है. बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास आगे सारे. बस ये याद रखना कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो दोनों मासेस एक ही वेलोसिटी चल रहे होंगे. क्योंकि ये जब आगे आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, इसने इसको धक्का मारा, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी और इसकी कम होने लगी. एक से जाएगी जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, उस टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ होगा. बहुत शानदार प्रॉब्लम है सारी की सारी. नहीं चला पता समय मेरा बच्चा लग रहा है बेटा पता वो झुटकी
समझ में आ रहा है? चलो आगे। एक और क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास एम कर ले, हद होगी। A small block of mass m and velocity v slides along a horizontal plane. ये आ गया बेटा, ये स्लाइड along a horizontal plane ऐसे जा रहा है. The block meets a hill of mass 3m. ये इसका मास क्या 3m और हाइट कितनी h, and height h that can also move along the plane. ये भी चल सकती है, that can also move along the plane. The block begin to slide up the hill. ऊपर जाने लगा. If the hill is initially at rest, ये initially rest में थी, मतलब momentum सिर्फ इसके पास था. If the hill is initially at rest, what value of u provide for the maximum subsequent velocity v of the hill? Assume that all surfaces are frictionless. u कितना होना चाहिए ताकि हिल की मैक्सिमम वेलोसिटी आ सके? बहुत ही शानदार बात बोल गया. मैक्सिमम जो वर्ड यूज किया है, यहाँ डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा है. कहता यू कितना रखना चाहिए हमें ताकि हिल की मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए. मोमेंटम कंजर्व रहेगा पक्का. कोलिजन ही हो रहा है अभी. प्रॉब्लम लिख लो बेटा, बेटा फिर समझाता हूं. ये बोलता है मैक्सिमम वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी हो ताकि u की वैल्यू कितनी हो ताकि जो हिल है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए. मैं इसका मतलब समझाता हूं, पर पहले प्रॉब्लम देख लो. बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम. बहुत बढ़िया सा लॉजिक आपको इसमें लगाना पड़ेगा. और लॉजिक तो खैर फिजिक्स में होता ही होता है, क्योंकि न्यूटन और आइंस्टाइन का सब्जेक्ट है. बिना लॉजिक के साथ नहीं चल सकते. सिर्फ प्रॉब्लम नोट कर लियो तो आगे बताऊं. सुनना बेटा, कुछ बोल गए यहाँ पे. व्हाट वैल्यू ऑफ यू प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम सब्सिक्वेंट वेलोसिटी v ऑफ द हिल. अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा. इनिशियली मोमेंटम सिर्फ ब्लॉक के पास है mu, राइट. और जब ये यहां पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो रेस्ट में आ जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि सारा मोमेंटम फिर वेलोसिटी मैक्सिमम इसके पास चली जाएगी. अगर इसके पास वेलोसिटी कुछ रही, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके भी वेलोसिटी रही, तो इसके पास ही मोमेंटम बचेगा, फिर इसके पास कम हो जाएगा वेलोसिटी. मास तो उतना ही है, मास में फर्क तो पड़ेगा नहीं, वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो अगर इसको मैक्सिमम वेलोसिटी ट्रांसफर करनी है तो ये ब्लॉक ऊपर जाके यहाँ रेस्ट में आ जाना चाहिए. क्योंकि नीचे गया फिर तो वेलोसिटी आएगी आएगी. रेस्ट में आने का है कि ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ही आ जाए और रेस्ट में आ जाए. पीछे रहा तो पीछे की तरफ को चल पड़ेगा, फिर वेलोसिटी आ जाएगी. तो टॉप पे जाके ये रेस्ट में आ जाए तो सारा का सारा मोमेंटम फिर दोनों के पास कंबाइंड आ जाएगा और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी. ये आपका मेन लॉजिक सोचने का रीजन था यहाँ पे. क्योंकि वो बोल गया व्हाट वैल्यू ऑफ यू प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम सब्सिक्वेंट वेलोसिटी v ऑफ द हिल. यू कितना दें ताकि हिल की वेलोसिटी उसके बाद मैक्सिमम हो जाए. तो उसके लिए क्या है कि टॉप पे आके वो रेस्ट में आ जाए. करें अप्लाई अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. पहले किसके पास था मोमेंटम? सिर्फ ब्लॉक के पास था बेटा, mu. बाद में ये रेस्ट में आ गया यहाँ पे m + 3m. टोटल मास कितना हो गया? साथ में चलेंगे अब, 4m हो गया. वेलोसिटी मान लो आगे v कितनी आ गई? v 4m × v.
लो भाई v आ गया u/4 के बराबर। v कितना आ गया? u/4। वो पूछ रहा है u की वैल्यू बताओ, हमें ना तो u पता ना v पता, मतलब एक इक्वेशन और चाहिए, और वो कौन सी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बोलेंगे? इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर, और बाद में एनर्जी कितनी है? हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, और mgh तो है, h हाइट ऊपर चला गया, देखना। इसके पास कितनी एनर्जी यहां पे बेटा? हाफ एम यू स्क्वायर शुरुआत में। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, फ्रिक्शन तो है नहीं लॉस के लिए। फाइनल एनर्जी क्या आ गई? हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, 4m इसका और इसका मास बेटा, प्लस ये ब्लॉक यहां था, वो कहां पहुंच गया? h हाइट ऊपर पहुंच गया, प्लस mgh भी तो हो गई ना, वही हमने अप्लाई किया, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर प्लस mgh। अब यहां जो हमने v निकाला था ना बेटा, v यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये v की वैल्यू डाल लूंगा, v क्या था? u/4, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? u²/16, और सॉल्व कर लिया, सॉल्व करो शाबाश, u आ रहा है 8gh/3। कहाँ है मुश्किल? जब तक कोई प्रॉब्लम ना करो तब तक मुश्किल होती है, जैसे कर ली तो आप देख पा रहे हो हर केस में एक ही काम कर रहा हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये मुश्किल क्वेश्चन में काउंट होते हैं। स्टूडेंट लोगों को ये मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन बेटा, लेकिन मुश्किल क्या है इसमें? जब एक बार कर लिया तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, जब तक नहीं करते तब तक चीजें मुश्किल होती हैं। तो क्यों रो रही है? हैं? मैं बताता हूँ। आ गया? आया कि गया? है? आया कि गया? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ये थोड़ा और मुश्किल है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A smooth wedge of mass capital M rests on a smooth horizontal surface, ये smooth horizontal surface है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। A block of mass M is projected from its lowermost, यहां से ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया, पॉइंट विद वेलोसिटी v नॉट से प्रोजेक्ट किया बेटा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ब्लॉक? ऐसे आएगा ना, ये ऐसे, और यहां से ऊपर उठ जाएगा, तो आपसे कहा गया कि ये मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा? लिख लो, फिर बहुत ध्यान से समझना है, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिकल वालों को एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ कि नॉन मेडिकल वाला कोई है यहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, ये तो है जैसा है वैसा नहीं है। लंपो क्या मैं क्या? बेटा ऐसा ना, इंटरेस्ट अगर आपको जिस मर्जी किसी ब्रांच में है ना, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ब्रांच में आपको इंटरेस्ट नहीं और आप उसमें घुस गया। एक बेटी यहीं यहीं पे है, तो
सिविल में उसने कि हाँ मैं कर लूँगी, कर लिया, और अब वो शिफ्ट कर गया आईटी में, जॉब आईटी में करेंगे। सिविल में कोई पैकेज अच्छा है नहीं, अब पैकेज के चक्कर में उसमें आईटी में, अब आईटी में क्या, सिविल सारी बेकार गई, सारी प्रोग्रामिंग दोबारा सीखनी पड़ेगी उसको। थोड़ी कुछ की थी उसके बेस पर उन्होंने जॉब दे दी, पर आगे तो सीखना पड़ेगा ना। ये नहीं होना चाहिए, मतलब पछतावा नहीं होना चाहिए, कल को सोच समझ के करो जो भी करना है। बाद में ये नहीं होना चाहिए यार मेरे 4 साल बर्बादी चले गए, है ना। तो खूब खाते नहीं जाना चाहिए कुछ भी टाइम, ज़िंदगी में 4 साल अच्छा खासा मायने रखते हैं। तो इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाओ, वो ब्रांच अच्छी है, उसमें आप शाइन करोगे करोगे। जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें डूबने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बाई चांस अगर मैं कहीं जॉब जो में लग गया होता ना, मैं चल पड़ा था, बाहर निकल गया तो मेरा एक दोस्त, शायद हम पता नहीं क्या करते, हम लोग लंगोटी यार थे, अकेला, वो भी ज़्यादा नहीं कर पाया, मतलब बहुत अच्छा है वो, खूब डॉलर कूट रहा है, बढ़िया, पर यूएस में बेटा। तो पर ये है कि हम दोनों अगर होते तो हम एक और एक तो 11 होते हैं, तो हम पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। पर बिजनेस में उसका माइंड थोड़ा कम चलता है, मेरा थोड़ा सा शायद ज़्यादा चलता था तो वो बिजनेस की तरफ गया नहीं, और जॉब में लेकिन एप्पल में है अब, और बढ़िया है ना। तो पैकेज अच्छा है, वाइफ भी जॉब में, ऐसा नहीं कि कब कोई कमी है, वैसे बोल रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि शायद मैं जॉब कर रहा होता कहीं पे अपने जो इंजीनियरिंग की है तो परेशान रहता। लेकिन यहाँ सुबह आज मैं कितने बजे उठाऊँ, 4:30, 4:30 उठाऊँ आज मैं, और उसके बाद यहाँ मेरी क्लास थी 5:45, तो तैयार तो रहो के 5:45 से क्लासेस लग रही हैं, लगातार हैं तकरीबन, थोड़ा सा गैप बीच में मिला था। तो मेरे चेहरे पे थकान नज़र आ रही है। ये फ़ायदा होता है जब आपके शौक़ का काम आपको मिलता है, तो आपको थकान नहीं होती उसमें, और थकान नहीं है ना तो जीने का मज़ा आता है। और जिसमें अगर आपका शौक़ नहीं ना है, वो आपको थोड़ा सा भी काम करना पड़ जाए, मैं कहाँ फंस गया रहता, गलत फंस गया, उसमें थकान भी होगी, अपने आप को गाली नहीं देता, कुड़ता कुड़ता आदमी सारी उम्र बिता देता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से चूज़ करो जो भी करना है, आपका इंटरेस्ट अगर होगा। और इंटरेस्ट का पंगा ये कि बहुत लेट पता चलता है, पता नहीं चलता, इस उम्र में, तुम्हारी उम्र में पता नहीं चलता मेरा इंटरेस्ट है क्या है जी चलो देखो, क्वेश्चन लिख लिया बेटा। तो देखो अब क्या होगा, अब सिर्फ इतना कि ये चला यहां से बेटा, है ना, और जब यहां पहुंचेगा ना तो इसके बाद सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। पर इसके पास तो हॉरिजॉन्टल भी होगी, जो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इसके पास भी है, टच में है दोनों। मान लो जब ये ऊपर की तरफ यहां से यहां पहुंचा आके, है ना, तो ऊपर की तरफ तो वेलोसिटी होगी ना, और जब होगी तो ब्लॉक से सेपरेट भी हो जाएगा, और सेपरेट हो जाएगा तो ऊपर ऐसे जाएगा बेटा, और फाइनली यहां पहुंच के v/0 कहीं तो होगी, कहीं तो होगी ना v/0 बेटा। अब जब ये यहां ऊपर गया, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब ये यहां ऊपर की तरफ गया तो ये ब्लॉक कुछ वेलोसिटी चल रहा था, अरे उसके साथ ये भी तो चल रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये ऊपर जब गया तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला कंपोनेंट भी है इसके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल भी है, ये ऐसे जाएगा, मतलब इसके ऊपर ही रहेगा हमेशा। ये जब आगे गया तो इसके ऊपर ही दिखेगा हमेशा ये। लेकिन जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी वो इस ब्लॉक को मिली हुई है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी भी ये वाली वेलोसिटी मिली हुई है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पे, मैं बोलना ये चाहता हूं कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, mv0, इसकी तो वेलोसिटी थी नहीं हमारे पास। फाइनल मोमेंटम क्या होगा जब यहां पहुंच गया, v/0, पर ये वेलोसिटी तो होगी ना उसके पास, ये वेलोसिटी कितनी मान ली हमने, v, जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी वेलोसिटी, m इंटू बी प्लस कैपिटल M इंटू बी, m इंटू v0 इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v आ गया बेटा। फिर समझो, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसा है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, ये इसको धक्का ऑब्वियसली धक्का मारेगा आगे और इसको वेलोसिटी देगा, नीचे फ्रिक्शन है नहीं है। तो जब ये यहां पहुंच गया आके तो m भी मूव कर रहा था और कैपिटल M भी मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v। जब इसको सेपरेट हो लिया ना, अरे बस में जैसे तुम बैठे होते तो जो बस की वेलोसिटी होती है वो तुम्हारी वेलोसिटी भी तो होती है। तो ये ब्लॉक जब सेपरेट होगा यहां से तो जो इसकी वेलोसिटी है ना वो इसकी वेलोसिटी है बेटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी है तो ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा, तो ऐसा पाथ होगा इसका, राइट। मतलब इस जब यह हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा जाके तो ये वेलोसिटी तो रहेगी ही रहेगी इसकी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कोई डिसेलरेशन नहीं है।
तो मोमेंटम कंजर्व करने क्या बोलूंगा, एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम, एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम बेटा, और कैपिटल एम की वेलोसिटी वी और स्मॉल एम की वेलोसिटी वर्टिकल जीरो, लेकिन ये तो है ना स्मॉल एम इंटू वी, तो क्या आ गया एम इंटू वी नॉट इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। लो भाई वी निकल आया, इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकल आई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आ गया वी एक्स इक्वल टू वी, कितनी आ गई एम वी नॉट डिवाइड बाय एम प्लस एम आ गई बेटा। पर यहां मुझे क्या फाइंड आउट करने का है, मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक जाएगा यहां से, कितनी हाइट तक ये ब्लॉक जाएगा, ठीक है बेटा, मैक्सिमम हाइट यहां से कितनी हाइट तक ब्लॉक जाएगा, ये फाइंड आउट करना है मुझे, इससे इस लेवल से ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शुरुआत में कितनी एनर्जी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बाद में कितनी एनर्जी होगी, हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही है, हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एच हाइट ऊपर भी तो गया है ब्लॉक, यहां से एच हाइट ऊपर भी तो गया ब्लॉक प्लस एम जी एच, बस यहां से वी की वैल्यू यहां डाल दो, एच आ गया आपके पास। ये मुश्किल क्वेश्चन है, नॉन मेडिकल वालों के लिए, जेई के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन क्योंकि कर रहे थे हम लोग लगे हाथों तो आइडिया थोड़ा सा तुम लोगों को मिल गया, नीट वालों को भी। कुछ पूछना है तो पूछो, मैं बता रहा हूँ बस स्टॉप करके। तो आज के लिए इतना ही बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने कर लिया जी।